नमस्कार दोस्तों, आज 10 जून। अगर आप लंबे करंट अफेयर्स के वीडियोस से परेशान हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ 12 मिनट की सीरीज। इसमें क्या होगा कि इसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे जो आपके सामने मेंशन्ड है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं डीप लेवल पे स्टडी कराऊंगा, तो आप सबसे बेहतरीन क्वेश्चन सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम CNES पढ़ते हैं। और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी तृष्णा उपग्रह विकसित करने जा रही है, तृष्णा सैटेलाइट। ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, एक्चुअल इमेज नहीं है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है ताकि आप मेमोराइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। और इसका सही उत्तर इसरो और CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, मिलकर तृष्णा सैटेलाइट को डेवलप करेंगी। आइए जानते हैं तृष्णा सैटेलाइट क्या है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। लंबा नाम है लेकिन सिंपल शब्दों में समझा दूंगा अभी। इसका उद्देश्य है कि महाद्वीपीय जीवमंडल ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना है। ये सैटेलाइट ऊपर से वाटर बजटिंग को देखेगा कि पानी की कितनी मौजूदगी है, और तटीय और अंतर्देशीय जल में पानी की गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी को चेक करेगा, उनकी गतिशीलता मतलब उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। और ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा से किया जाएगा, जैसा कि इसके नाम में भी दिया गया है। तृष्णा का नाम ही क्या है, इंफ्रारेड इमेजिंग, मतलब इंफ्रारेड रेस को यूज करके ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर खींचता है, नेचुरल रिसोर्सेज का असेसमेंट करता है। फ्रेंच की स्पेस एजेंसी को हम बोलते हैं CNES, या फ्रेंच में इसका नाम है सेंटर नेशनल डिस्ट्यूट्स स्पेशियल्स। CNSA से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये शहरी ताप द्वीपों का अवलोकन करेगा, मतलब अर्बन हीट आइलैंड्स। मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत आसान है ये। मान लीजिए कि ये शहर है और ये गांव है जो कोई मैदान है घास का। जब सूर्य किरणें इस बिल्डिंग से पड़ती हैं तो यहाँ के कंक्रीट क्या करते हैं, सारी ऊष्मा को रोक लेते हैं और वापस कम भेजते हैं। अगर वे घास पे जो हीट पड़ती है वो क्या करती है कि रात में हीट बाहर निकल जाती है, इन्वायरमेंट या वातावरण में चली जाती है, जिससे कि ये रात में ये रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या घास फूस वाले क्षेत्र रात में ठंडे हो जाते हैं। लेकिन शहर में इतनी कंक्रीट है, इतने सड़कें हैं और रात में भी अपने पास कंजर्व करके रखती हैं, हीट अपने साथ रखती हैं। इससे क्या होता है, शहरों का टेम्परेचर रात में भी गर्म रहता है। तो इस प्रकार से जो हीट रात में रोक के रखती हैं, ये रात में भी शहर गर्म होते हैं, जिससे कि बहुत सारे एयर कंडीशनर यूज होते हैं, बहुत सारे बीमारियां भी फैलती हैं इसमें। तो हीट को अपने पास पे रोके रखने के कारण इनको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। अर्बन मतलब शहरी, हीट आइलैंड मतलब होता है छोटा सा हीट का एक गुडोम। इनमें से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सारे नाम दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सही उत्तर है कृष्णा प्रकाश। कृष्णा प्रकाश एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर हैं, और इनको हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये मुंबई पुलिस की विशिष्ट फोर्स 1 यूनिट पे हैं, स्पेशल फोर्स यूनिट में कार्यरत हैं। और हिंदी साहित्य भारती पहल का उद्देश्य यह है कि हिंदी साहित्य के माध्यम से सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयासों को बढ़ाना है। मैं कुछ पुरस्कार आपको बता देता हूं जो लिटरेरी से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया गया था और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। यह 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार है और इन दोनों प्राप्तकर्ताओं को दिया गया था। प्लीज को याद रखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में एक साउथ इंडियन म्यूजिक को हम कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं, वहां पे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि ग्रैमी दिया जाता है म्यूजिक में, उसी प्रकार से कार्नेटिक में दिया जाता है, उसका नाम है संगीत कला निधि, और ये दिया गया था TM कृष्णा को। नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 का। अब याद रखिए कि 2023 पूरे साल का नोबेल दिया जाएगा 2024 में। इसको साल की शुरुआत में दिया गया था 2024 में। उनका नाम था जॉन फ्रूस। जॉन फ्रूस को नोबेल अकेडमी ने कहा है कि ये अभिनय नाटकों का गद्य जो अनकही को आवाज दे देते हैं, और उनको इन्हीं क्षमता के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय इकाई ने अफ्रीका में अपनी विदेशी शाखा खोली है? तो इसका उत्तर आपको देना है, ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। तो इसका सही उत्तर है आपका है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का पूरा फॉर्म है पोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको याद करने के लिए तरीका आप एक्सिम बैंक कह सकते हैं। एक्सिम आप समझिए, EX मतलब होता है एक्सपोर्ट, IM मतलब होता है इंपोर्ट, और बैंक वैसे ही हो गया। ये भारतीय वित्तीय संस्थान है जो विदेशी व्यापार की सुविधा देता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो विदेशी व्यापार होते हैं उसकी फाइनेंसिंग करता है और बहुत सारे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका अपना अधिनियम है, भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो ऑफिस खोला है वो अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका में खोला है, ईस्ट अफ्रीका खोला है, और वो शहर है नैरोबी। देश का नाम है वो है केन्या। नैरोबी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये UNEP का हेडक्वार्टर भी है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। हाल ही में भारत के पास कितना विदेशी भंडार था? तो आपको उत्तर इसका देना है। इसका सही उत्तर है 651 बिलियन USD यानी अमेरिकी डॉलर। फॉरेन रिजन यानी कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है उसको केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे अपने यहाँ RBI है,
अमेरिका में फेडरल होते हैं, फेड्स बोलते हैं उनको, उसी प्रकार से ये विदेशी मुद्रा अपने पास रखते हैं। फॉरेन रिजर्व में आ सकते हैं आपका विदेशी मुद्रा आ सकती है, सरकारी बॉन्ड आ सकते हैं, स्वर्ण भंडार आ सकते हैं, और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक SDR होता है, इस विशेष आकरण अधिकार, वो भी शामिल है इसमें। इसका उद्देश्य ये होता है कि जितने केंद्रीय बैंक है अपने पास बहुत सारी चीजें रखते हैं, कुछ सोना रखते हैं, कुछ डॉलर्स रखते हैं, लाइबिलिटीज की बैकिंग करता है, लाइबिलिटीज को सपोर्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प करता है, अगर कोई फाइनेंशियल शॉक्स होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं तो उससे बचाता है। ये हर एक देश का सेंट्रल बैंक अपने पास विदेशी मुद्राएं रखता है, जिसको हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं। तो टॉप 5 देश ये दिए गए हैं आपके सामने, और इसमें चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, फॉलोड बाय जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ डॉलर इसमें प्लस माइनस हमेशा होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, स्थायी नहीं होता ये। विश्व महासागर दिवस का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, सारे उत्तर आपके सामने हैं, आप जान के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड ओशियन डे आप जानते हैं ये 8 जून को मनाया जाता है। आप एक बार इसको फिर से देख लें, या आप रिकॉल कर पाएंगे अच्छे से। इसका जो थीम था अवेकन न्यू डेप्थ्स, अवेकन न्यू डेप्थ्स। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। महासागर पूरे प्लेनेट में कम से कम 50% ऑक्सीजन उत्पादन करता है, शायद ही आपको ये पता होगा, लेकिन महासागरों से भी ऑक्सीजन हमको मिलता है, पेड़ पौधों से तो मिलता ही है। फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं करीब 100 से 200 मीटर तक, जहां तक सूर्य किरणें पहुंचती हैं, वहां से वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और 50% कम से कम दुनिया की ऑक्सीजन सिर्फ समुद्र ही बनाते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एप्पल को पछाड़कर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया? सारे उत्तर दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है, अगर आप गेमर्स हैं तो आप इस कंपनी का नाम जरूर जानते होंगे, और इसका सही उत्तर है एनवीडिया। एनवीडिया क्या करती है, ग्राफिक चिप बनाती है, जैसे कि हमारे प्रोसेसर बनाते हैं, इंटेल बनाती है, AMD बनाती है, उसी प्रकार से एनवीडिया बनाती है ग्राफिक चिप्स। ग्राफिक चिप्स आपको तब यूज करते हैं जब आप गेमिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी कंपनी, इसमें बहुत सारा विश्वास जताया गया है, इसलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2.18 लाख वोट प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा संसदीय क्षेत्र है? कानपुर, बहराइच, इंदौर और जयपुर। सही उत्तर इसका इंदौर। इंदौर में 2,18,000 वोट सिर्फ नोटा को मिले हैं, नन ऑफ द अबव को मिले हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मोबाइल ऐप एयर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप एयर प्रवाह हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सारे आपके नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा टाइम लेके इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मैती बोलते हैं। इसने लॉन्च किया एयर प्रवाह। और स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, इसका नाम है AQAIMS, इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स। थोड़ा सा आपको और जानकारी देता हूं कि AQI का स्केल 0 से 500 के बीच में नापा जाता है। करीब अक्टूबर-नवंबर में भारत में प्रदूषण लेवल बहुत हाई जाता है, बहुत सारे उत्तर भारत के शहर 450 से 650 पहुंच जाते हैं लगभग, जो कि वेरी हजार्डस कैटेगरी में चले जाते हैं। किस देश ने समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण पूरे द्वीप को खाली कराना शुरू कर दिया है? इसमें सारे उत्तर दिए गए हैं, और सही इसमें है पनामा। पनामा आप जानते होंगे, पनामा कैनाल के नाम से छोटी सी एक फोटो डाल दी है, आप याद रखेंगे इसको। जो इस द्वीप का नाम है वो है गार्डी सुगडब। गार्डी सुगडब जो द्वीप है, वहां पे जलस्तर बहुत तेज से बढ़ रहा था। वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ जनजाति रह रही है, आदिवासी रह रहे हैं, लेकिन उनको वहां से निकाला जा रहा है क्योंकि समुद्र का जलस्तर बहुत बढ़ रहा है, पानी खारा होता चला रहा है। पनामा है अपने प्रसिद्ध मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल जलमार्ग, जो पनामा नहर के नाम से जाना जाता है, और अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसको जान के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आराम से आएगा। ये लैटिन अमेरिका का देश है, मतलब दक्षिण अमेरिका का देश है, और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे द्वीप को खाली कराने वाला पहला देश बन चुका है। आप ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी विश्व में दिख रहा है। ये बहुत जरूरी है कि इस पर ढंग से काम किया जाए, कि पनामा नहर से ही पनामा की पूरी GDP, मैक्सिमम GDP यहीं से आती है, क्योंकि जो शिप पास होते हैं वो कुछ पेमेंट देते हैं। हाल ही में किस देश ने 700 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय एकता का पुल कहा है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। सारे उत्तर आपको दिए गए हैं, इसमें सही है हंगरी। हंगरी एक यूरोपियन देश है जिसने ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी लॉन्च किया है, और उसका 700 मीटर लेंथ है। हाल ही में UN का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? सारे उत्तर इधर हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है C. ने UN का WSIS चैंपियन अवार्ड जीता है, और ये कैटेगरी क्या है? मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग कैटेगरी। सिंपल शब्दों में समझें कि इमरजेंसी सिचुएशंस में, प्राकृतिक आपदा में ये सेल ब्रॉडकास्ट तब भी करा जा सकता है। और C. इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, और ये इंडिया की R&D सेंटर है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और भारत सरकार के अंडर में आती है। ये टेलीकॉम सेक्टर में शोध करती है, रिसर्च करती है,
भारत सरकार ने साइट प्रोग्राम पर काम कर रही है। साइट किससे संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से देखें तो इसका सही उत्तर है ग्रीन हाइड्रोजन। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट है। मैं आपको हिंदी में समझाता चला जाऊंगा, आप परेशान न हो। साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। सिंपल चीज है कि एक स्ट्रेटजी बना के ग्रीन हाइड्रोजन में कैसे हम मूव कर पाए फॉसल फ्यूल से। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो बजट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,744 करोड़ था, जिसमें से साइट में ही 17,490 करोड़ अलॉट किया गया। बाकी चीजें R&D में की गई, छोटे मोटे और चीजों में की गई हैं। इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन करना है और जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करना है। तो कुल मिलाकर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 17,490 करोड़ सिर्फ दिए गए हैं साइट प्रोग्राम को, जो कि है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। जल्दी से बता देता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। पानी को आप जानते हैं H2O होता है, पानी से ही हाइड्रोजन हम निकालते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे कि हम फॉसल फ्यूल यूज करते थे, पेट्रोलियम यूज करते थे। ये हाइड्रोजन निकालने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे कि कोई पेट्रोलियम यूज करता है, कोई कोल यूज करता है। लेकिन उससे अगर हम हाइड्रोजन सेपरेट करेंगे तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हाइड्रोजन निकालते हैं पानी में से, जैसे कि हम डैम से ऊर्जा जनरेट करके हाइड्रोजन सेपरेट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन सेपरेट कर रहे हैं, तब उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अदरवाइज वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, इसमें इमिशंस कम होते हैं, हार्मफुल गैसेस कम निकलती हैं, इसीलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा बजट इसको अलोकेट किया है। हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण भारतीय सार्वजनिक उपक्रम करता है, वो उद्घाटन किस देश में किया गया है? अरुण 3 पावर प्रोजेक्ट भारत की एक PSU उसने बनाया है, उसका उद्घाटन किया गया है नेपाल में। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन SJVN में समझा देता हूँ क्या है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है और अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। SJVN और नेपाल सरकार के बीच में एक ज्वाइंट उपकरण है ताकि हम अरुण 3 को डेवलप कर पाए। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। SJVN जो कि भारत की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन इसका पहले जो नाम था वो था नाथपा झगड़ी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर इसका है सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा का एक परफॉर्मेंस मिसेस नाम से मूवी थी, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल को NYIFF बोलते हैं और ये न्यूयॉर्क सिटी में होती है, अमेरिका में होती है। इसकी स्क्रीनिंग इंडियन फिल्म की होती है, इंडियन सिनेमा की होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको अवार्ड दिया जाता है लोगों को। तो ये आज करंट अफेयर्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। कोई फीडबैक हो तो प्लीज जरूर बताएं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको टाइमली वीडियोस लाता रहूंगा। ये सेशन कम से कम समय में ले जाते हैं। 12 मिनट का एक उद्देश्य है कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सीख के जाएं, ना कि आप कई घंटों तक देखते रहें, बोर ना हो। और तो ये रहे आज 10 जून करंट अफेयर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।